हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। तो सॉलिड स्टेट के अपने इस एमएससी फाइनल के कोर्स में लास्ट क्लास में अपन ने प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी इस क्लास को अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं। कुछ और एक दो प्लेन अपन पहले ड्रॉ करना सीखेंगे। इसके बाद अपन किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स आर मेड अप बाय सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक नहीं, क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसमें सिंपल क्यूबिक की भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी हो सकता है और एफसीसी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ सिंपल और से क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो हमें क्यूबिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर तुम्हारे पास किसी सिस्टम का है तो, और उसमें एटम्स का अरेंजमेंट जिस तरीके से होता है उससे उसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उनकी लेटिस पैरामीटर्स जो है वो उनके बेसिस पे अपन कैलकुलेट करते हैं। वो नेबरहुड पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी होगी, जिनको तुम बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, परमिटिव सेल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्यूबिक सिस्टम बनाता हूँ और एक दो या तीन प्लेन और ड्रॉ करके तुम्हें बताता हूँ कि अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा आ जाए, कोई प्लेन HKL इंडिसेस तुम्हें दी हुई है और मिलर इंडिसेस की वैल्यू तुम्हारे पास है 1 बार 0 1। तो इस प्लेन को कैसे अपन ड्रॉ करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यूबिक सिस्टम के लिए मैं क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि मोस्ट ऑफ द सॉलिड जो नेचर में अवेलेबल होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्यूबिक टाइप का होता है, इसलिए अपन क्यूबिक सिस्टम को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आज ये लास्ट क्लास अपनी बेसिक्स पे होगी। इसके बाद कल से अपना जो एमएससी फाइनल का सिलेबस है उसको अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इतना बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले। और कोई भी बेसिक कंसेप्ट अगर बीच बीच में आएंगे तो उनको हम इंक्लूड करते जाएंगे साथ की साथ ही, लेकिन स्टार्टिंग के लिए अपने को इतना सफिशिएंट नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये तुम्हारे पास ए एक्सिस है, ये बी एक्सिस और ये सी एक्सिस, और इसके यूनिट वेक्टर्स मैंने बना दिए हैं। तो अब देखो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तुम्हें HKL दिया हुआ है और H बार को -1 बार लिखा हुआ है, उसको -1 भी तुम बोल सकते हो, ठीक है ना। बार 1 जो है उसको -1 भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, इसका अपन लेंगे रेसिप्रोकल, यानी ये जो मिलर इंडिसेस है 1 बार 0 1, और इसका मिलर इंडिसेस अगर लें तो मिलर इंडिसे रेसिप्रोकल अगर लें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 अपॉन 1, 1 अपॉन -1, 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 1, राइट। और अगर तुम्हारे पास ये मिलर इंडिसेस है तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आएगी -1, इंफिनिटी और 1। ये तुम्हारे पास क्या होंगे, ये तुम्हारे पास इंटरसेप्ट्स होंगे। ये तुम्हारे पास इंटरसेप्ट्स होंगे और इंटरसेप्ट्स मैंने यहाँ पे तुम्हें बना दिए हैं। क्लियर है ये चीज। अब देखो अगर इतना तुम्हारे को क्लियर हो गया है तो इंटरसेप्ट, अब यहाँ पे ये एक चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे अपना ये जो ओरिजिन है वो चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो प्लेन है वो प्लेन इसी क्यूब में
ड्रॉ करना है, इसी क्यूब में ड्रॉ करना है। अदरवाइज अगर तुम ये चेंज नहीं करोगे तो तुम्हें अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो पीछे एक क्यूब और बनाना पड़ेगा। इसलिए ये सब करने से बढ़िया अपन अपना ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हैं। और ओरिजिन शिफ्ट करने का तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर पहला नंबर तुम्हारा नेगेटिव है, पहला नंबर नेगेटिव है, तो हम ओरिजिन को यहां से ए डायरेक्शन में यहां पे शिफ्ट कर लेंगे, ए डायरेक्शन में यहां पे शिफ्ट कर लेंगे। अगर पहला और दूसरा दोनों नंबर नेगेटिव है तो पहला नंबर नेगेटिव है, हम चेक करेंगे, अगर नेगेटिव है तो यहां आएंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो यहीं रहेंगे। फिर दूसरा नंबर नेगेटिव है, पहला नेगेटिव नहीं है, पहला नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब हम यहाँ पे ए डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। और बी नेगेटिव है तो बी डायरेक्शन में इधर जाएंगे, ठीक है, एंड पॉइंट पर आ जाएंगे। इसके बाद अगर मान लो तुम्हारे पास ए बी और सी तीनों नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव है तो यहां आएंगे, बी नेगेटिव है तो बी के पैरेलल चलेंगे, सी नेगेटिव है तो सी के पैरेलल चलेंगे। इस पॉइंट को अपना ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। पहला तुम्हारे पास ये है, तो पहली डायरेक्शन में मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। अब मेरा ओरिजिन यह नहीं होके यहां से ये शिफ्ट हो गया, बी डायरेक्शन में पॉजिटिव है, बी डायरेक्शन पॉजिटिव नंबर है तो बी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं करना, सी भी पॉजिटिव है तो सी में भी शिफ्ट नहीं करना, केवल यहीं पे रहना है। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब इंटरसेप्ट मुझे पता चल गए, ये मेरा ओरिजिन हो गया, तो मेरी बी एक्सिस अब ये नहीं रह जाएगी, बी के पैरेलल मेरी बी एक्सिस हो जाएगी, ये वाली मेरी बी हो गई एक्सिस, और सी एक्सिस मेरा यहां हो गया, ये सी के पैरेलल सी एक्सिस, और इसको यहां से हटा सकते हैं। ये मेरा अब ओरिजिन और स्ट्रक्चर हो गया। अब अपने को क्या करना है, यहां पे तुम देख सकते हो कि -1 है, यानी बी डायरेक्शन में तुम्हें -1 चलना है, तो बी इधर पॉजिटिव है, -1 यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा, तो ये पॉइंट तुम्हारे पास -1 हो गया। इसके बाद बी डायरेक्शन में कहां पे, इनफाइनाइट पे है, बी डायरेक्शन को टच नहीं कर सकते, और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो सी को 1, यहां से सी इक्वल टू 1 पे यहां पे टच हो गया। और बी इनफाइनाइट है तो बी के पैरेलल चलेंगे, यहां से भी यहां पे, और यहां से भी यहां पे पैरेलल चल दिए, यहां पे आ गए। अब देखो ये जो पॉइंट्स है इनको मिला दिया, ये मिलाया और ये मिलाया, ये तुम्हारे पास जो प्लेन बनेगा, इस प्लेन को अपन क्या कहेंगे, बार 1 0 0 प्लेन, ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा, बार 1 0 0। और तुम देख रहे हो ये जो बार 1 0 0 बी को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। समझ आ गई बात। ऐसा ही दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, बार 1 0 बार 1 और 1, चलो 0 कह देता हूं, बार 1 0 बार 1, ठीक है। तो फिर से मैं क्या करूंगा, ये अपना क्यूबिक एक क्यूब ड्रॉ कर लिया, तो यहां पे मेरी ए एक्सिस बी एक्सिस और सी एक्सिस थी। अब मुझे पता है कि मुझे अपना ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, इसके रेसिप्रोकल लिखूंगा, तो -1/1 1/0 1/-1, तो ये आ जाएगा -1 इंफिनिटी -1। क्लियर। ये मेरे पास क्या हो गए, इंटरसेप्ट हो गए, ये मेरे पास क्या हो गए, इंटरसेप्ट। अगर इंटरसेप्ट मेरे पास आ गए तो अब मुझे ओरिजिन शिफ्ट करने की जरूरत है। मेरा ये ओरिजिन पहले यहां था, पहला नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब मुझे यहां से यहां आना पड़ेगा, तो ये यहां से ओरिजिन को मैं शिफ्ट कर रहा हूं यहां पे, और ये मेरी ए एक्सिस हो जाएगी, ए एक्सिस मेरी ये हो जाएगी, ठीक है।
अब ये होगी या नहीं होगी अभी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो ओरिजिन मेरा यहां से यहां शिफ्ट हो गया। अब बी डायरेक्शन, बी कैसा है, पॉजिटिव है, तो बी को शिफ्ट नहीं करना, और सी नेगेटिव है तो यहां से फिर मेरे सी को पैरेलल चलना होगा और यहां पे आना होगा। ठीक है, तो ये मेरा अब नया ओरिजिन हो गया है, ध्यान से समझ लेना इसको। ए नेगेटिव है इसलिए यहां आए, बी नेगेटिव नहीं है इसलिए यहीं रहेंगे, सी नेगेटिव है इसलिए सी के पैरेलल यहां चले गए। अब ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन हो गया तो पहले मेरी ए एक्सिस ये थी, तो इसके पैरेलल ये मेरी ए एक्सिस हो जाएगी, ये मेरी ए एक्सिस हो जाएगी। बी एक्सिस पहले ये थी तो बी एक्सिस इसके पैरेलल ये वाली एक्सिस हो जाएगी, बी के पैरेलल बी ये हो गई। और सी एक्सिस पहले ये थी तो इसके पैरेलल डायरेक्शन में ये मेरी सी एक्सिस हो गई। तो ऐसा। अब अगर एबीसी एक्सिस मुझे पता चल गई तो अब वापस अपन अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे ए डायरेक्शन में इंटरसेप्ट -1, तो ए इधर पॉजिटिव है, -1 तुम्हें यहां मिलेगा। तो ये पॉइंट तुम्हारे पास ए डायरेक्शन का इंटरसेप्ट है ए में, फिर बी इंफिनिटी है यानी बी के पैरेलल चलना है, तो यहां से बी के पैरेलल चल दिए। सी तुम्हारा -1 है तो सी इधर पॉजिटिव है, यहाँ -1 और बी के पैरेलल चलना है तो बी के पैरेलल। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। ये जो प्लेन तुम्हें दिख रहा है ये प्लेन तुम्हारे पास होगा -1 या bar1 0 bar1, कोमा लगाना नहीं है। ये प्लेन इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये तुम्हारा प्लेन कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक, इसके बाद एक और एग्जांपल यहां पे ले ले, सीधा सा एग्जांपल ले ले। अगर मान लो तुम्हारे पास bar1 और bar1 ये है, ये तुम्हारे पास ऐसा दिखने को मिल रहा है। ये प्लेन तुम्हारे पास HKL की वैल्यू है। थर्ड एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल था, थर्ड एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है ऐसा। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आएगा, 1/-1 1/-1 1/-1 एलसीएम 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 -1 ये तुम्हारे पास क्या आ गए, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, वही काम जो अपन करते आए हैं। तो सबसे पहले अपन ने अपना क्यूबिक सिस्टम ड्रॉ कर लिया। ये ओरिजिन था, ये ओरिजिन था, ये ए एक्सिस, ये बी एक्सिस और ये सी एक्सिस अपनी है। अब तुम्हें पता है ए माइनस है तो यहां से ओरिजिन यहां शिफ्ट होगा, बी भी माइनस है तो यहां आ जाएगा, सी भी माइनस है तो इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये मेरा ओरिजिन हो गया। और अगर ये ओरिजिन हो गया तो यहां से मेरा ए एक्सिस क्या हो जाएगा, ए मेरे पास हो जाएगा, ए मेरे पास हो जाएगा वो इधर ए के पैरेलल ए, ये मेरी ए एक्सिस, ये मेरी ए एक्सिस हो गई। क्लियर, इसको हटा देता हूं। फिर यहां से बी के पैरेलल बी, ये मेरी बी एक्सिस हो जाएगी, और सी के पैरेलल सी यानी ये मेरी सी एक्सिस हो गई, सी के पैरेलल सी। अब ये ओरिजिन हो गया तो ए डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कहां पे है, -1 पे, तो -1 तुम्हें कहां मिलेगा, -1 ए इस डायरेक्शन में पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, ये ए डायरेक्शन में इंटरसेप्ट, बी डायरेक्शन में इंटरसेप्ट 1 है तो -1 है तो इधर आके यहाँ मिलेगा, सी डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव माइनस इधर है तो सी ये मिलेगा। और इन पॉइंट्स को अगर अपन मिला देंगे तो ये तुम्हारे पास एक प्लेन बनेगा, और ये प्लेन तुम्हारे पास होगा, इसको तुम कहोगे bar1 प्लेन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास एक और एग्जांपल अपन ने लिया। तो हर डायरेक्शन में ओरिजिन को शिफ्ट करना हमने सीखा। अब अगर मान लो तुम्हारे पास ये जो नंबर्स हैं ये कुछ इंटीजर्स चेंज कर देता हूं मैं, अभी तो 1 1
0, 0, 1, 1, -1, 1 ऐसे लिए हैं। 1 के अलावा कोई नंबर नहीं लिया है, 1 और 0 के अलावा। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं, उससे तुम्हारे सारे टाइप के प्लेन्स का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा क्यूबिक सिस्टम में। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं किसकी? क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो मिटा रहा हूं मैं इसको, जिसको नोट करना हो नोट करे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, रिवाइंड करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे तुम्हें मिला हुआ है ये। ठीक है ना? ओके, इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ भाई, तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, ये है 2 बार 1 बार 0। ऐसा तुम्हारे पास कोई मिलर इंडिसेस दी हुई, HKL की वैल्यू तुम्हें दी हुई है और ये प्लेन तुम्हारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो क्या आएगा, 1/-2, 1/-1, 1/0। ठीक, और अगर ये रेसिप्रोकल तुमने ले लिया, अब तुम्हें क्या करना है, इसको एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तुम्हें मिलेगा -1, यहां पे तुम्हारे पास मिलेगा -2 और ये इंफिनिटी। ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल, ओ सॉरी इंटरसेप्ट्स। तो इंटरसेप्ट्स अपन ने निकाल लिए। अब क्या करना है, वापस हमें क्यूब ड्रॉ करना है। ओके, तो ये मेरी एक्सिस होगी, इसको मैं क्या कहूंगा, ये मेरी ए एक्सिस होगी। ये वाली ए एक्सिस, ये बी एक्सिस और ये सी एक्सिस। अब यहां पे मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन वहीं पे है जहां पे पहले था। अब इस ओरिजिन को सबसे पहले शिफ्ट करना है, तो तुम्हें जहां जहां माइनस दिख रहा है उस डायरेक्शन में तुम्हें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो ओरिजिन मुझे कहां दिख रहा है, यहाँ पे है, और पहला इंटरसेप्ट माइनस में है, इसका मतलब ये ओरिजिन यहां से यहां शिफ्ट होगा, यहां से शिफ्ट होके यहां आ गया। बी भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, तो बी डायरेक्शन में ओरिजिन यहाँ पे आ गया। अब ये ओरिजिन तुम्हारा यहां रहेगा। सी पॉजिटिव है तो आगे नहीं जाना, सी डायरेक्शन में हमें नहीं जाना है। क्लियर है? तो ये ओरिजिन है। अब एक्सिस अपनी ड्रॉ कर ले, पहले एक्सिस ये ए एक्सिस थी, तो यहां से ए एक्सिस हो जाएगी ये। बी एक्सिस यहां बी के पैरेलल ये, और सी एक्सिस मेरे पास क्या हो जाएगी, ये वाली सी के पैरेलल ये वाली एक्सिस मेरे पास क्या हो जाएगी, सी।
तो ये यूनिट वेक्टर्स है, ए डायरेक्शन, बी डायरेक्शन और सी डायरेक्शन में, और ये मेरे पास क्या हो गया अपना ओरिजिन। अब देखो, अब वापस इंटरसेप्ट पे आ जाओ। ए डायरेक्शन में इंटरसेप्ट -1 पर है तो पॉइंट यहाँ पॉजिटिव और ये -1 यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, -1 इसको नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे तुम्हें देखना है नंबर, इन्फिनिटी को छोड़ के नंबर देखना है ना। अगर तुम्हारे पास ऐसा आ जाए तो सभी टाइप के प्लेन्स के लिए कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर देखो इन्फिनिटी के अलावा, तो यहाँ पे कितना है 2 है। तो ए एक्सिस, बी एक्सिस और सी एक्सिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। तो ये मेरे पास ए एक्सिस ये वाली है, ये क्यूब में 2 पार्ट में डिवाइड करनी है। तो ए एक्सिस ये वाली है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, बी एक्सिस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। सी एक्सिस को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ऐसा। अब यहां से ए डायरेक्शन में इंटरसेप्ट कितना है -1, तो ए डायरेक्शन तुम्हारे पास ये है, -1 यहां मिलेगा, इसको तुम -1 काउंट करोगे। फिर बी डायरेक्शन में कितना है -2, तो ये -1 और -2 यहां पे तुम्हारे पास इंटरसेप्ट मिलेगा। और सी डायरेक्शन में तुम्हारे पास इंफिनिटी, यानी सी के पैरेलल चलना है, तो सी के पैरेलल चलेंगे, यहां से पैरेलल चलेंगे तो सी डायरेक्शन के पैरेलल तुम्हें ये लाइन मिलेगी, ये सी के पैरेलल मिली। यहां से सी के पैरेलल चलेंगे तो ये वाली लाइन तुम्हें देखने को मिलेगी। अब इन लाइंस को दोनों को मिला दो, ये प्लेन जो बनेगा ये सी एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा, और इस प्लेन का नाम होगा, वो होगा बार 2 बार 1 और 0 प्लेन, बार 2 बार 1 0 प्लेन। तो इस तरीके से अपन कोई भी प्लेन है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्यूबिक सिस्टम में। और कोई भी प्लेन वैलिड प्लेन तब होगा जब इस प्लेन में कोई एटम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये जो प्लेन का कंसेप्ट है, जहां पे भी तुम्हारे पास प्लेन आएगा वहां से डिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर अपन ये कहते हैं 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ये पढ़ा होगा ब्रेक डिफ्रैक्शन लॉ, उसको भी अपन देखेंगे। तो इस यहाँ पे जो d है वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का मतलब है दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है उसको अपन d से रिप्रेजेंट करते हैं। और d किस पे डिपेंड करता है, एच के एल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तुम्हें पता है कोई भी प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एच के और एल मिलर इंडिसेस की जरूरत होती है। क्लियर? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर तुम कोई प्लेन बनाते हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एटम है, हर कॉर्नर पे एटम है, सिंपल क्यूबिक सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं। अगर हर कॉर्नर पे एटम है और फिर मैंने यहाँ पे एक प्लेन बना दिया ऐसे, और इस प्लेन में कोई एटम ही नहीं है, तो ये प्लेन वैलिड प्लेन नहीं होगा, इससे डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, इससे डिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिफ्रैक्शन बेसिकली अगर और माइक्रो लेवल पे अपन बात करें तो एटम्स से डिफ्रैक्शन होता है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है उसका एटम के साथ डिफ्रैक्शन पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई भी प्लेन मैंने बता दिया और उस प्लेन में कोई एटम है ही नहीं, तो उस प्लेन से डिफ्रैक्शन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल 0 होगी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यूं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कोई भी प्लेन वैलिड प्लेन कब होगा, जब उस प्लेन में कोई एटम एग्जिस्ट करेगा तब। ठीक है, ओके। तो ये अपना पार्ट था डिस्कशन का प्लेन्स के बारे में। अब आगे थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं अपन, जो अपन ने सिंपल क्यूबिक सिस्टम बनाया था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बनाया था और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम बनाया था, उसके पैकिंग फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। और उसके बाद रेसिप्रोकल लैटिस स्पेस का कंसेप्ट समझ के अपने इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट करते हैं, और फिर अगली क्लास से अपन अपना सिलेबस वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें मुझे अभी लग रहा है कि तुम्हें इनसे इनकाउंटर होना पड़ेगा, वो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद का काम अपन करेंगे अगली क्लास में।
जो तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड चीजें स्टार्ट होंगी। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले मैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम को एक्सप्लेन करता हूं, जो मेन चीजें हैं इसकी उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम बना देता हूं। सिंपल क्यूबिक सिस्टम में तुम्हें पता है कि एक क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ए बी और सी। लेटिस पैरामीटर्स हमने देखे थे, ए बी और सी की वैल्यू सेम होती है, और अगर ए बी और सी की वैल्यू सेम है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी सेम होती है 90 डिग्री के बराबर, तो ऐसा सिस्टम होता है क्यूबिक। और क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक तब जब इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 हो, या फिर सारे के सारे एटम्स कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट करे, तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या कहेंगे? सिंपल क्यूबिक सिस्टम। तो यहाँ पे लेटेस्ट पॉइंट्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हर लेटेस्ट पॉइंट पे तुम्हारे पास एक एक एटम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं एटम बनाऊंगा तो एटम बेसिकली एक दूसरे को टच होते हुए ये एटम्स इस तरीके से यहाँ पे दिखेंगे। तो मैं अगर केवल सामने वाला फेस यहाँ पे कंसीडर करूं, केवल सामने वाला फेस, ये वाले फेस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले फेस की, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, और इसमें एटम्स कैसे रहेंगे उसको मैं बता रहा हूं। एटम्स कैसे दिखेंगे इस क्रॉस सेक्शन पे, वैसे ही हर फेस पे एटम्स का क्रॉस सेक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा। हर फेस पे एटम्स किस तरीके से नजर आएंगे उसको अगर अपन देखें तो वो तुम्हें कैसा नजर आएगा, देखो जरा। तो एटम्स जो है वो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इस तरीके से नजर आएंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कट करते हुए एक एटम बनेगा। एटम को अपन कैसा लेते हैं? जनरली स्पेरिकल मान के चलते हैं ना। तो ये एटम है, सिंगल एटम, जो इस कॉर्नर पे होगा। दूसरा एटम जो होगा वो यहाँ पे सिमिलर काइंड का एटम होगा, तभी ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, अदरवाइज ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर एटम डिफरेंट होंगे तो हर एटम की रेडियस सेम होगी, सेम टाइप का एटम होगा। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारे पास एक एटम और होगा जो ऐसे टच करते हुए बनेगा, और लास्ट तुम्हारे पास ऐसा है। तो ये तुम्हारे पास ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये एटम्स एक दूसरे से टच करते हुए हैं, ये वाला फेस है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये एक पूरा एटम है, ये पूरा एटम, ये पूरा एटम, ये पूरा एटम। इस यूनिट सेल में केवल इसका तुम्हें देख रहे हैं कितना, 1/8 पार्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। ये इस एटम का एक क्यूब में 1/8 पार्ट है, और एक फेस में 1/4 पार्ट है। एक फेस में कितना है? 1/4 पार्ट है, क्रॉस सेक्शन की बात करें तो, है ना। ओके, 1/4 पार्ट का मतलब क्या करो, इस प्लेन को अगर मैं कंसीडर करूं तो इस प्लेन में एटम्स का जो एरिया होगा, अब प्लेन में तो एटम का एरिया ही होगा, क्योंकि अगर इस प्लेन में कितने एटम है उस एटम को ऊपर से कट कर दिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हें नजर आएगा। तो उस एरिया का 1/4 पार्ट यहाँ पे है, एक इस प्लेन में दिख रहा है। ये पूरा का पूरा एटम है, इसका 1/4 भाग इसमें है, 1/4 इसमें, ऐसे। ओके, तो सबसे पहला अभी अपन पढ़ रहे हैं सिंपल क्यूबिक, जिसको मैं कह सकता हूं प्रिमिटिव क्यूबिक। तो प्रिमिटिव और इसको सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। प्रिमिटिव क्यूबिक क्यों बोलते हैं ये मैंने तुम्हें बता दिया था। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में सबसे पहला जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। पहला पॉइंट अपने पास क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोई भी एक कॉर्नर, कोई भी एक एटम को यहाँ पे पकड़ लो, तुम कोई भी एक एटम को यहाँ पे कंसीडर कर लो। तो जैसे मैंने इस एटम को कंसीडर कर लिया, इसके पास मिनिमम डिस्टेंस का कोई एटम देखो,
तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस तुम्हें पता है, ये इस वाले से इस वाले तक बॉडी डायगोनल है, ज्यादा डिस्टेंस होगी। ये फेस डायगोनल डिस्टेंस भी ज्यादा है। ये वाली डिस्टेंस तुम्हारे पास ए के बराबर है और इससे कम डिस्टेंस पे कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस पे एटम देखा और उतनी ही डिस्टेंस पे कितने एटम है वो काउंट किए। तो यहाँ पे ये वाला ए डिस्टेंस पे एक एटम ये है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ए डिस्टेंस पे उधर वाली यूनिट सेल, एक और यूनिट सेल अगर बनाओगे तो ए डिस्टेंस पे एक और मिलेगा, दो हो गए। फिर बी डायरेक्शन में ए डिस्टेंस पे है, नेगेटिव बी डायरेक्शन में भी ए डिस्टेंस पे मिलेगा। सी डायरेक्शन में ए डिस्टेंस पे एटम है, नेगेटिव सी डायरेक्शन में भी ए डिस्टेंस पे ही एटम मिलेगा। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 6 एटम इससे ए डिस्टेंस पे है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारे पास 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है वो मैंने तुम्हें बता दिया, मिनिमम डिस्टेंस पे नंबर ऑफ एटम, किसी एटम से मिनिमम डिस्टेंस पे नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे उसको अपन कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर मैं लिख रहा हूँ सीधा सीधा 6। एग्जाम में तुम्हारे ये नहीं आएगा इसलिए मैं बस केवल समझा रहा हूँ, ये तुम नोट कर सकते हो। और कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस की बात करें डिस्टेंस, कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस तुम्हारे पास कितना होगा, ए, कितना होगा, ए के बराबर होगा। ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस है। क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, ए। इसके बाद अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो एरिया ऑफ लेटिस पैरामीटर, अगर अपन कहें लेटिस पैरामीटर, लेटिस पैरामीटर बेसिकली क्या होगा, इस एटम की रेडियस तुम्हारे पास कितनी है, आर, ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, आर, और ये हमने कितना ले रखा है, ए। तो ए की वैल्यू तुम क्या कह सकते हो, आर प्लस आर, 2r इज इक्वल टू ए, 2r इज इक्वल टू ए। ये तुम्हारे पास लेटिस पैरामीटर हो गया। अब इसके बाद अपन बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की अगर बात करें तो बेसिकली यहां पे एन इफेक्टिव, इसका क्यूबिक सिस्टम के लिए फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, यह है नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स डिवाइड बाय 8 प्लस नंबर ऑफ बॉडी एटम्स प्लस नंबर ऑफ फेस एटम्स डिवाइड बाय 2। ठीक है, नंबर ऑफ फेस एटम्स डिवाइड बाय 2। तो यहां पे तुम्हें यह देखने को मिलेगा। और यहां पे तुम लिखोगे एन इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, एन इफेक्टिव से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एन सी नंबर ऑफ कॉर्नर एटम अब तुम्हें पता है एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो एन सी से नंबर ऑफ कॉर्नर एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। एन आई क्या है, नंबर ऑफ बॉडी एटम्स, नंबर ऑफ बॉडी एटम्स यानी सेंटर में जो एटम रखा हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन पूरा इसमें रहेगा तो वो पूरा काउंट होगा, नंबर ऑफ बॉडी एटम्स। ठीक है, और एन एफ नंबर ऑफ फेस एटम्स, फेस के सेंटर में जितने एटम्स होंगे। तो अगर ऐसा सिचुएशन तुम्हारे पास है तो तुम आसानी से काउंट कर सकते हो इस पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स कितना, क्योंकि एक फेस एटम, अगर यहाँ पे फेस पे एक एटम है
एक यूनिट सेल ऊपर रख दे तो वो पूरा एटम 2 यूनिट सेल के बीच में कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए एक एटम का एक फेस एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, आधा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 इंटू नंबर ऑफ फेस एटम्स। तो इस पर्टिकुलर केस में एन इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 1। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम तुम्हें पता है, इसको मैं V यूनिट से रिप्रेजेंट कर दूं, इज इक्वल टू V यूनिट तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, A क्यूब। और अगर एटम की रेडियस के फॉर्म में इसको लिखें तो A/2 का क्यूब, R/2 का क्यूब, सॉरी यहां पे तुम्हारे पास कितना आएगा, A को R की टर्म में 2R का क्यूब यानी 8R क्यूब इसको लिख सकते हैं। ये तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा। इसके बाद मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल की, तो कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं A। ओके, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर लिया। अब मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। तो बेसिकली ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल VU। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को किससे रिप्रेजेंट किया है, VU से। VU से रिप्रेजेंट कर दिया, डिवाइड बाय एन इफेक्टिव। एन इफेक्टिव ये तुम्हारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल इज इक्वल टू VU डिवाइड बाय एन इफेक्टिव। एन इफेक्टिव इस केस में कितना है, 1। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल इज इक्वल टू V ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे एन इफेक्टिव कितना है, 1। दैट इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल का वॉल्यूम तुमने यहाँ पे लिखा हुआ ही है। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल तुम्हारे पास आ गया। इसके बाद अपन बात करें वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। यूनिट सेल में एटम्स का वॉल्यूम कितना होगा, उसको अगर काउंट करें तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स VA से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूं, V एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई R क्यूब विच इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। या फिर यू कह दो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो इस पर्टिकुलर केस में V एटम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ V एटम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इज 1 और वॉल्यूम ऑफ वन एटम इज 4/3 पाई R क्यूब। यह तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आ गया। और इसके बाद पैकिंग फ्रैक्शन। इफिशियंसी भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसको PF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये तुम्हारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
V यूनिट। तो यहां से तुम कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 8 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, और यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 6 पाई 1/6 पाई अपॉन 6, और इसकी वैल्यू आएगी 0.52, और इसको लिख सकते हैं 52%। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये एटम्स इस तरीके से सिचुएट होंगे तो इसमें कुछ खाली जगह भी रह जाएगी। इस यूनिट सेल में कुछ वॉइड्स रह जाएंगे। वॉइड्स का मतलब खाली जगह रह जाएगी। तो इस यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का 50% पार्ट तो एटम लेंगे और 48% पार्ट इसका खाली रहेगा। ये यूनिट सेल इतना पार्ट इसका खाली रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम है वो लूजली पैक्ड सिस्टम है, लूजली पैक्ड सिस्टम। ओके, तो ये तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक सिस्टम के बारे में था। 52% वॉल्यूम इसका एटम्स ऑक्यूपाई करेंगे, 48% वॉल्यूम इसका वीकेंट रहेगा। ऐसा सिस्टम तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक सिस्टम या परमिटिव क्यूबिक सिस्टम, जिसके बारे में तुम्हें इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बाद बात करें अपन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम की। तो मैं इसी में अब करेक्शन करता जाऊंगा, जल्दी जल्दी से तुम्हें इसको लिख लेना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स बनाना हो तो बना सकते हो। इसी टाइप से बना लेना, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अपन अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे तब नोट्स तुम्हें लिखने की जरूरत होगी। क्लियर? तो ये तुम्हारे बेसिक वाला पार्ट था। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, इसको तुम रिप्रेजेंट करते हो BCC से। ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में तुम्हारे पास क्या होता है, एक सेंटर पे एटम और होता है। सेंटर पे एक एटम और होता है। तो सबसे पहला पार्ट इसका क्या आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मैं ये नंबर चेंज करने वाला हूं। कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस ये चेंज हो जाएगी, लेटिस पैरामीटर ये चेंज हो जाएगा, और ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसके बाद ये तुम्हारे पास वैल्यू चेंज होगी। यूनिट सेल का वॉल्यूम तो उतना ही रहने वाला है, और यहां पे तुम्हारे पास ओके, तो ये तुम्हारे पास सिस्टम है। अब यहां पे तुम देखोगे तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन तुम्हें दिखेगा, वो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा वो मैं तुम्हें बताता हूं। ये जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस टाइप से अब तुम्हें दिखने वाला है, ऐसा। ये ऊपर वाले एटम एक दूसरे से टच नहीं होंगे। क्यों टच नहीं होंगे, उसका रीजन क्या है, सेंटर पे एक एटम है। ये सेंट्रल एटम तुम्हारे पास यहाँ पे कहीं पे ऐसे एग्जिस्ट करेगा, और सेंट्रल एटम ऐसे एग्जिस्ट करेगा तो फिर तुम देखने वाले हो कि ये जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं ये इसके साथ ऐसे टच होंगे, ऐसे। तो जैसे यहाँ पे ये कमरा है मेरे पास, यहाँ पे सेंटर में एक एटम है, इस कॉर्नर का एटम इससे टच होगा, इस कॉर्नर का एटम उससे टच होगा, तो एक बॉडी डायगोनल तुम्हें देखने को मिलेगा। इस रूम में तुम्हारे को यहाँ पे मैं बनाता हूं, ध्यान से देखना कि ये जो बॉडी डायगोनल है उस बॉडी डायगोनल के एटम्स एक दूसरे से टच करेंगे। कौन कौन से बॉडी डायगोनल एटम्स लूंगा, ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया। ये एटम मैंने कंसीडर किया,
ये वाला एटम यहाँ पे मेरे पास होगा, सेंटर वाला एटम, एकदम सेंटर पे मैंने इसको बना दिया। ये वाला जो एटम होगा, ये वाला एटम इसको टच करेगा, यहाँ वाला, ध्यान से देखना। ये वाला एटम इसको टच करेगा, ये वाला एटम भी इसको टच करेगा। यहां से तुम्हें देखने को मिल रहा है कि ये कॉर्नर से ये कॉर्नर पे अपन जा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस बेसिकली मेरे पास किसके बराबर होगी, 4r के बराबर, क्योंकि 2r ये है, r ये है और r ही ये है। ठीक है, तो ऐसा तुम्हें देखने को मिल रहा है। अब ये जो डिस्टेंस होगी 4r, ये किसके बराबर हो जाएगी, देखो ध्यान से, ये वाली जो ये वाला लाइन है वो इस लाइन के साथ 90 डिग्री पे होगी, इस लाइन के साथ ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और ये जो डिस्टेंस होगी ये a है, ये भी a है, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a, स्क्वायर रूट ऑफ 2a। ये डिस्टेंस तुम्हारे पास कितनी होगी, ये डिस्टेंस तुम्हारे पास a है, ये तुम्हारे पास a थी, तो ये स्क्वायर रूट 2a, ये a, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगी पाइथागोरस थ्योरम से, √3 इंटू a। और ये √3a किसके बराबर होगी, 4r के बराबर होगी। √3a किसके बराबर होगी, 4r के बराबर होगी। तो लेटिस पैरामीटर तुम लिखोगे √3a इज इक्वल टू 4r, ये पहली चीज। दूसरी चीज, ये सेंटर एटम है, इससे ये डिस्टेंस √3a है, इसकी आधी डिस्टेंस पे ये एटम एक दूसरे पे सिचुएटेड है, तो ये √3/2a, √3/2a इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और वो a से कम है, वो a से कम है। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो इससे इसकी डिस्टेंस √3/2a, इससे इसकी डिस्टेंस √3/2a, इससे सभी कॉर्नर एटम्स की डिस्टेंस कितनी होगी, √3/2a, जो कि a से कम है। इसका मतलब अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहूं तो इससे 8 एटम सेम डिस्टेंस पे होंगे, 4 ये ऊपर वाले कॉर्नर एटम, 4 नीचे वाले, जिनकी डिस्टेंस कितनी है, √3/2a, ये तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस होगी, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे सिंपल क्यूबिक के केस में। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करोगे तो Ni एक बॉडी एटम है और 8 ये एटम है, तो 1 + 1 एन इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 + 1 + 0, फेस पे कोई एटम नहीं है, तो ये कितने हो गए, 2। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a³, इसको r की टर्म में भी लिख सकते हो, तो a इज इक्वल टू 4/√3, 4/√3 इंटू r का क्यूब, ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको सोल्व कर सकते हो तुम। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाई 2, एन इफेक्टिव इज 2, और इसको भी तुम 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा, 4r/√3 का क्यूब इंटू 1/2। ये कैलकुलेशन तुम खुद से कर सकते हो, क्लियर। इसके बाद बात करें वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यहाँ पे कितना है, 2, तो ये इतना आ जाएगा। और पैकिंग फ्रैक्शन तुम कैलकुलेट करोगे तो इसको डिवाइड करना है इससे, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा देख सकते हो तुम, और ये कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। ये वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 0.68, ठीक है ना। ये वैल्यू रख दोगे V एटॉमिक, तो ये आ जाएगा 8πr³ डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4r/√3³ इंटू 1/2। ऐसा कर दोगे तो तुम्हारे पास r³ से r³ कैंसिल आ जाएगा, और नंबर कैलकुलेट होके तुम्हारे पास आएगा 0.68 और 68%। तो ये तुम्हारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम का, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम का पैकिंग फ्रैक्शन तुम्हारे पास आ गया है, क्लियर।
इतना आने के बाद अब तुम एक काम और करोगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम का, है ना। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और मैं आगे वाला काम स्टार्ट करता हूं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास एक क्यूबिक सिस्टम मैंने बना दिया है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास हर कॉर्नर पे एक एक एटम होगा। और हर फेस के सेंटर पे एक एक एटम होगा। ये बैक फेस है, ये फ्रंट फेस है, ये ऊपर वाला फेस है, ये नीचे वाला फेस है, और ये लेफ्ट, ये राइट। ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। ये कैसा बनेगा? FCC स्ट्रक्चर बनेगा। और एक एक फेस को अगर मैं क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाऊं तो वो तुम्हें कैसा दिखेगा वो देख सकते हो। तो यहाँ पे अब की बार फेस के सेंटर में एटम रखा हुआ है ऐसा, और हर कॉर्नर एटम्स इसको टच करेगा। ठीक है। तो ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा, यानी कि ये डिस्टेंस होगी 2r, ये डिस्टेंस होगी r, और ये डिस्टेंस होगी r। तो टोटल कितनी हो गई? ये 4r, 4r हो गई। और ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, तो ये कितनी हो जाएगी? √2a। तो 4r किसके बराबर हो जाएगा? √2a के बराबर हो जाएगा। 4r इज इक्वल टू √2a। ये लेटिस पैरामीटर आएगा। क्लियर? अब अपन बात करें किसकी? अब अपन बात कर ले कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या होगा? यहां पे मैंने एक एटम कंसीडर किया, इससे मिनिमम डिस्टेंस ए इधर साइड में है, √2a ये है, √3a बॉडी डायगोनल डिस्टेंस है। क्लियर? तो यहां से अगर मैं यहां आऊं तो ये डिस्टेंस मेरे पास √2a है, उसका आधा मैंने किया, तो √2a डिवाइड बाई 2 इज a/√2। तो बेसिकली ये डिस्टेंस a/√2 है जो मिनिमम है, और वही मेरे पास कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होगी a/√2। ये कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस मेरे पास आ गई, और ये मिनिमम डिस्टेंस है। अब ऐसे कितने एटम है उसको तुम्हें काउंट करना है, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारे पास होगा। ठीक है। तो इसको अगर अपन काउंट करें तो देखो कैसे करेंगे। अब यहां से तुम थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा कि यहां से ये वाला जो एक प्लेन में देख रहा हूं, इस प्लेन में तुम्हारे पास एक एटम है जो इससे √1a/√2 डिस्टेंस पे है। ऐसे ही इधर वाला यूनिट सेल जब बनेगा तो उसमें भी एक प्लेन बनेगा ऐसा ही सेम इधर की तरफ। तो ये भी डिस्टेंस इसके सेंटर एटम की इससे डिस्टेंस कितनी होगी? a/√2। क्लियर? ऐसे ही एक पीछे बनेगा ऐसे, और ये पीछे वाले एटम के सेंटर से इसकी डिस्टेंस भी a/√2। और सिमिलरली एक ऐसा प्लेन तुम्हें देखने को मिलेगा, तो उसमें सेंटर वाले एटम की डिस्टेंस भी a/√2। तो जो ये वाला प्लेन तुम्हें दिख रहा है, ऐसे प्लेन के जैसे तुम्हारे पास 4 प्लेन होंगे, और हर प्लेन के सेंटर में एक एटम होगा,
जिसकी इस सेंट्रल एटम से डिस्टेंस a/√2 होगी। क्लियर? तो 4 तो ये हो गए। अब ये वाले एटम से एसोसिएटेड ये वाला प्लेन देख लिया, तो इस प्लेन के जैसा एक प्लेन ये होगा, ऐसा होगा। इसके सेंट्रल एटम की डिस्टेंस इससे कितनी होगी? a/√2। ऐसे ही इसके पीछे वाला बना दिया ऐसा, ध्यान से देखना, इसके पीछे वाला ऐसा बना दिया। इसके पीछे वाला जो मैंने बनाया है उसके सेंट्रल एटम की डिस्टेंस इससे सेम होगी, और ऐसे ही एक नीचे वाला बना दिया ऐसे, उसके सेंट्रल एटम की इससे डिस्टेंस भी सेम होगी। तो अब की बार जो प्लेन मेरा बनेगा, अब की बार जो प्लेन बनेगा वो ये बनेगा। इसमें तुम्हारे पास 4 है, इसमें तुम्हारे पास 4 है, तो कितने हो गए? 8। और लास्ट तुम देखोगे वो इस टाइप के प्लेन, ये वाला, ये वाला। तो इस प्लेन के सेंटर एटम की इससे ये वाला जो प्लेन बन रहा है, कौन सा वाला? ये वाला। देखो ये वाला, इसी बोर्ड वाले प्लेन में, ये वाला बोर्ड वाला नहीं, ये वाला प्लेन है वो बोर्ड वाला प्लेन नहीं है, ऐसा प्लेन है। ये जो बनाया है वो ऐसा है, बोर्ड के परपेंडिकुलर दोनों प्लेन है। अब ये इन प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये एटम इस प्लेन से एसोसिएटेड है, इसके सेंटर में एटम है, इसकी डिस्टेंस a/√2। ऐसा ही एक प्लेन ये बनेगा, इसका सेंट्रल एटम होगा। ऐसा ही एक प्लेन ये बनेगा, इसके सेंट्रल एटम की इससे डिस्टेंस, और ऐसा ही एक ये बनेगा। तो इसके सेंट्रल एटम की डिस्टेंस कितनी? तो ऐसे तुम्हारे पास कितने बन जाएंगे? 3 प्लेन बन जाएंगे, हर प्लेन में 4 एटम। तो 4 3 12। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होने वाला है? 12 होने वाला है। ध्यान से समझ लेना इसको, वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने केवल यहाँ पे ये एटम पकड़ा और इससे एसोसिएटेड ये वाला प्लेन लिया। इससे एसोसिएटेड तुम्हारे पास 3 प्लेन होंगे बेसिकली। ये वाला प्लेन होगा, और इस एटम से एसोसिएटेड एक प्लेन होगा, वो ये वाला होगा, रेड कलर वाला। और तीसरा प्लेन जिसमें ये एटम एसोसिएटेड है, ये प्लेन होगा ऐसा वाला। ठीक है? तो ये जो ब्लू वाला है इस टाइप के कितने होंगे? 4। ऐसे ही ये रेड वाला है इस टाइप के कितने होंगे? 4। और ऐसे ही ये ब्लैक वाला है, ऐसे कितने होंगे? 4। और हर एटम की इसके सेंट्रल एटम से डिस्टेंस कितनी है? a/√2 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर? तो ये सिचुएशन तुम्हें ध्यान में रखनी है। इसके बाद इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अगर कैलकुलेट करोगे तो एन इफेक्टिव तुम्हें कितना देखने को मिलेगा? एन इफेक्टिव की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी, देखो ध्यान से, NC 8/8 इज 1 प्लस NI 0 प्लस NF 6 है, तो 6/2 3, टोटल हो जाएंगे 4। और यहां पे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? इसको तुम लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आर की टर्म में लिखना है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4r/√2, 4r/√2 इसका क्यूब। ये तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो गया। वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल Vp, और इसकी वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो आराम से। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर देंगे तो a³/4 इज इक्वल टू 4r/√2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1/4, ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ, यहां पे तुम्हारे पास एन इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी? 4। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और इनका डिवाइड, इसका डिवाइड इससे कर दें तो तुम्हें मिल जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। कैलकुलेट तुम कर सकते हो आसानी से, इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हो। 16/3 बाई r³ डिवाइड बाई, ये वैल्यू r³ की टर्म में लिखनी है तो 1/4, 4r/√2 का क्यूब। r³ से r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर से नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई और नंबर बचेगा, केवल पाई की वैल्यू 3.14 लिखोगे और इसको सोल्व कर दोगे तो ये तुम्हारे पास कितना आएगा? 7.74 और 74%। ये तुम्हारे पास क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगा जिसकी पैकिंग इफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी। तो आगे का काम अपनी अगली क्लास में करेंगे, थोड़ा सा रेसिप्रोकल लैटिस डिस्कस करेंगे और अपन अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।